स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 4.2 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम शुरू करने वाले हैं 4.3। ठीक है, और 4.3 पढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूले के बारे में ध्यान होना चाहिए जो कि है श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखो भाई सभी, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि आज तक हमने 4.1 है 4.2 है उसमें जब उसके द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करते थे या समीकरण के मूल ज्ञात करते थे तो क्या करते हैं कि उसका जो मध्य पद है उसको विभाजन करो, या फिर द्विघात समीकरण में किए थे तो उसमें भी यही किया था कि भाई दो समीकरण दे रखे हैं तो उनको आप अलग से प्रतिस्थापन विधि की सहायता से कर लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण है तो इसमें आपको x का मान है वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये है भाई श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें आपको जो x दे रखा है इसके दो मान आएंगे, एक तो प्लस वाला मान आएगा और एक बार आपको माइनस लेके इसको सरल करना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार x के दो मान यानी कि द्विघात समीकरण है तो दो ही मान आएंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आपको दो मान ज्ञात करना है। और इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि कोई भी आपको द्विघात समीकरण दे रखा है उसके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करोगे, कि इसमें मूल वास्तविक है या भिन्न भिन्न है या फिर वास्तविक और अलग अलग है या वास्तविक है समान है या फिर काल्पनिक है, तो वो ज्ञात करने के लिए आपको इस पे ध्यान देना होगा। ये जो दे रखा है आपको इस पे, यानी कि इसे कहते हैं भाई विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त कर। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो इस अंडरवुड के अंदर दिख रहा है आपको। इस मान से आप पता लगा सकते हो कि वो जो द्विघात समीकरण आपको दे रखा है उसके मूल वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहली शर्त आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हुआ, क्या हुआ भाई, 0 से अगर बड़ा मान हुआ तो वो तो होंगे वास्तविक मूल होंगे प्लस भिन्न मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक है ना, और अगर इस विविक्त कर का मान 0 आ गया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया तो इसमें मूल तो वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल समान ही होंगे। क्या होंगे भाई? दोनों मूल समान होंगे। समान क्यों होंगे? क्योंकि मान लो ये पूरा 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया पूरा, तो मान तो इस पे डिपेंड करेगा भाई, जो भी मूल आएगा तो ये तो मान दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। इसलिए अगर इसका मान 0 है तो मूल वास्तविक होंगे प्लस दोनों समान होंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हुआ, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटे का मतलब क्या है? नेगेटिव, ऋणात्मक अगर मान हुआ इसका तो वो मान होंगे अभी काल्पनिक। क्या होने वाले हैं? वो मान काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है ना, तो ये तीन शर्तें आपको ध्यान रखनी है और एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सीधे फॉर्मूले जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है उसमें से ए बी और सी के मान रहो और इसमें पुट करो, आराम से आपको विविक्त कर का मान मिल जाएगा। और विविक्त कर से आप पता लगा लोगे कि इसके मान वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, समान होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो भी आपको यह मान आएगा विविक्त कर का वो इस फॉर्मूले में रखो और इससे उसके मूल आ जाएंगे। हाँ तो भाई अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपको इसमें ज्ञात करना है कि इसके जो मूलों की प्रकृति है वो कैसी है, और अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होती है तो फिर उन मूलों को ज्ञात भी करना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर इनकी प्रकृति ज्ञात करते हैं पहले तो ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही रखना है। फिर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको घोट लेना भाई।
क्योंकि ये जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+ c बराबर 0, इससे ये बना है। तो a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है। ठीक है ना। तो देखो भाई, इसमें आप सबसे पहले तो व्यापक समीकरण से तुलना करो और a, b और c के मान ज्ञात करो। तो इसमें अगर आप व्यापक समीकरण से तुलना करोगे तो ax² प्लस bx+ c बराबर 0। तो इसमें a क्या आ जाएगा भाई, x² का गुणांक 2 आ गया और b आ जाएगा आपके x का गुणांक जो कि दे रखा है -3 और c दे रखा है अचर, तो c भी लिख लो यहाँ पे, c बराबर आ जाएगा 5। अब आप ये जो विविक्त कर है ये ज्ञात करो और पता लगाओ कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। ठीक है। तो विविक्त कर ज्ञात करो पहले, विविक्त कर b² - 4ac रखो इसके अंदर मान b का, तो b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 दे रखा है, c का मान 5 दे रखा है और इसको करो सॉल्व। तो -3 का अगर वर्ग करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 का वर्ग हो गया 9, ये आ गया आपके 9 माइनस 5 को गुणा करो 10 से कितने हो गए, सॉरी 5 को गुणा करो 2 से कितने हो गए 10, 10 को गुणा करो 4 से तो आ जाएगा 40 और माइनस इसके बीच में लगा हुआ ही है। तो 40 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचने वाले हैं अभी -31 और इसका मान माइनस आर का है, यानी कि जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है तो इसका मतलब है कि मूल क्या होने वाले हैं, काल्पनिक मूल होंगे और काल्पनिक मूलों को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो इसके मूल काल्पनिक है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ लिख देनी है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, काल्पनिक होने वाली है, क्योंकि विविक्त कर का जो मान है वो 0 से छोटा है भाई, माइनस में दे रखा है 0 छोटा ही हुआ बिल। तो ये आप इस प्रकार से आराम से विविक्त कर की सहायता से जो भी द्विघात समीकरण दे रखा है उसके आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई पॉइंट नंबर 2 आपको दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 दे रखा है। तो इसका भी आप ऐसा करो कि इसके जो व्यापक समीकरण है उससे तुलना करो और a, b और c के मान ज्ञात कर लो भाई, यानी कि ax² प्लस bx+ c बराबर 0। तो x² का गुणांक a होता है तो इसमें भी x² का गुणांक कौन सा है, 3 दे रखा है, 3 लिख दो। x का गुणांक b है तो यहाँ पे x का गुणांक √3, 4 और माइनस दे रखा है, यानी कि b बराबर हो जाएगा आपके -4√3 और c का मान आपके आ जाएगा भाई 4। तो अब a, b और c के मान आपके पास है तो पहले इन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लो कि ये काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे। ठीक है। तो चलो इसमें फिर विविक्त कर की सहायता से पहले प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं और अगर मूल वास्तविक होते हैं तो मूल भी याद करने हैं भाई। b² - 4ac, तो b² का मान रखो 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 और a की जगह 3 और c के स्थान पर रख दो आप 4। तो देखो भाई सबसे पहले तो रूट के अंदर वाली सभी संख्याओं के ऊपर, कोष्ठक के अंदर वाली सभी संख्याओं के ऊपर है वो स्क्वायर है, तो अंदर अगर कोई भी चीज है सब पे स्क्वायर लगेगा तो माइनस का स्क्वायर हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, ये लो 16। √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 3 आता है, ध्यान रखना, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा, तो √3 का √3 से गुणा करोगे तो आपको 3 ही मिलने वाले हैं, यानी कि 16 गुणा 3 आ जाएगा रूट स्क्वायर से बाहर। और इस तरफ आ जाएगा आपके, देखो कितना हो गया 4 गुणा 3 12 हो गए और 12 × 4 कितने हो गए 48। ये लो भाई 16 गुणा 3 कितने आ जाएंगे
48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0, यानी कि विविक्त कर का मान 0 आया है भाई। तो पहले आपको बताया गया था कि 0 के बराबर आए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ठीक है। तो मूल है वो वास्तविक, और यहां लिख दो आराम से, वास्तविक मूल प्लस समान होंगे, क्योंकि 0 है इसका मतलब बराबर ही होने वाले हैं। तो अब आप श्रीधराचार्य सूत्र में इनके मान रख दो और आराम से ज्ञात कर लो, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए भाई, मैथ में फॉर्मूले ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसमें देखो b² माइनस 4ac का मान हो गया 0, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो इसका मतलब है कि ये अंडर रूट वाला तो पूरा पूरा मैटर 0 हो गया, तो इसको तो पूरा 0 कर दो, माइनस b अपॉन 2a, और ये पूरा 0 हो गया क्योंकि इसका मान हमने पहले ज्ञात किया था वो 0 आ रखा है, और अंडर रूट में अगर 0 है तो भी 0 ही होने वाला है, ठीक है ना भाई। अब आप b का मान रखो, क्या दे रखा है -4√3, b के बाहर पहले से माइनस दे रखा है और अंदर भी माइनस आएगा, और 2 का मान, a का मान आपको दे रखा है 3, तो लिख दो भाई 3, तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से गुणा करेगा क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, 4√3 बटा 2 गुणा 3 कितने हो जाएंगे, या फिर इनको ऐसे लिख लो आप कि 2 से 4 में कट गया 2 बार, और 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3, यानी कि भाई आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3 के जगह √3 गुणा √3 लिख दो आप, यानी कि √3 गुणा √3, एक रूट से दूसरा रूट कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा 2 बटा √3, जो कि आपको दिए गए द्विघात समीकरण का अभिष्ट मूल होगा, और दोनों मूल समान होंगे क्योंकि इसमें विविक्त कर का मान क्या आ रखा है 0 आ रखा है, ठीक है ना। तो ये विविक्त कर के ये जो फॉर्मूला और विविक्त कर की जो प्रकृतियां हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आपको ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति, और मूल अगर वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करना। देखो फिर इसकी जांच करो कि मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करो। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो x का गुणांक जो है वो a का मान होगा, यानी कि a का मान आ गया 2, जो x का गुणांक है वो b का मान होगा, यानी कि b बराबर आ गया आपके -6, और जो अचर दे रखा है वो c का मान होगा, तो c बराबर आ जाएगा आपके 3। अब भाई आप आराम से विविक्त कर का मान ज्ञात करो ताकि पता चले कि इसके जो मूल है वो वास्तविक भी है या फिर काल्पनिक ही है, यानी कि b² माइनस 4ac सबके रखो मान, b के स्थान पर -6 4 गुणा a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 3 रख दो। तो -6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो हो गया प्लस, और 6 का हो जाएगा 36, यानी कि 36 बरा माइनस 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 24, तो लिख दो भाई 24। अब 36 में से अगर 24 को आप निकाल रहे हो तो पीछे कितने रहते हैं भाई 12 बच गए पीछे, जो कि है प्लस के 12, यानी कि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो मूल आएंगे वो वास्तविक मूल प्लस भिन्न भिन्न होने वाले हैं, ठीक है ना भाई। अब इन मूलों को ज्ञात करने के लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप सबको पता ही है कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें जो आपको मान ज्ञात है वो सारे के सारे रख दो अंदर,
क्योंकि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास 12 दे रखा है, तो 12 इस रूट के अंदर रख दो। और b का मान आपको दे रखा है माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना ज्ञात किया था 12 और 2 का 2 और a का मान कितना आ जाएगा भाई 2 दे रखा है, रख दो फिर 2। x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि प्लस के 6 आ जाएंगे प्लस माइनस। और आप 12 को क्या लिख सकते हो, जैसे 12 दे रखा है इसको हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं ताकि बड़ा सरल हो जाए और ये अंडर रूट से बाहर आ जाए, क्योंकि 4 अगर अंडर रूट के अंदर ये 12 के ऊपर भी अंडर रूट है तो 4 गुणा 3 के ऊपर भी अंडर रूट आएगा। और 2 है वो किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल क्या होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 तो आ जाएगा बाहर और 3 अंदर ही रहने वाला है, तो इसके स्थान पर रख दो 2 रूट 3 बटा 4 का 4 रख दो। अब इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 3 प्लस माइनस यहाँ पे 1 बचे, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो रूट का 3 बटा में आ जाएगा 4। इस 2 से इस 4 को काट दो तो नीचे आएगा आपके 2, यानी कि फाइनली आपको जो मूल मिलने वाले हैं वो 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 बटा 2 आने वाले हैं। ठीक है ना। ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो देखो भाई रूट में 12 दे रखा है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। और अगर 4 को लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो 2 का स्क्वायर का मतलब है कि रूट हट जाएगा स्क्वायर से और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर है नहीं तो 3 अंदर रहेगा और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप आराम से इसको सरल कर सकते हो। तो ये आपके आ गया फाइनली मूल। तो 2 मूल क्या आ जाएंगे भाई, तो पहला मूल आपको मिला है x बराबर प्लस वाला ले लो पहले बटा 2, और सेकेंड जो मूल आपको मिला है x बराबर x माइनस 3x नहीं यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 2। तो ये इस प्रकार आपको 2 वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप आराम से श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं और मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।